हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका मैग्नेट विंस हिंदी चैनल पर। मैं राहुल गौतम आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अर्थशास्त्र की प्रकृति। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है या कला है। और विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान है, और कला है तो किस प्रकार ये कला है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारे पास है सबसे पहले थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, मतलब कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। अब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों का अर्थ धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ हमें क्या मिल गया, धन का अध्ययन। हमारा मुद्दा ये नहीं है, ये तो हमने अर्थशास्त्र के बारे में जाना है, उसकी एक छोटी सी परिभाषा के बारे में जाना कि अर्थशास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है। और क्यों हमने इसको सामाजिक विज्ञान बोला, क्योंकि ये अध्ययन करता है कि समाज किस प्रकार अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों के माध्यम से करता है, जिनका कि वैकल्पिक उपयोग है। इसलिए हमने इसको सामाजिक विज्ञान कहा है। लेकिन अभी मुद्दा खत्म नहीं होता। मुद्दा आज का यह है कि अर्थशास्त्र को हम क्या कहें, या क्या ये विज्ञान है या ये कला है ना। तो अर्थशास्त्र को प्रकृति हमने दो भागों में बांट रहे हैं, या तो विज्ञान बोलना है या कला बोलना है, आपको डिसाइड करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आपके आसपास जब भी हमारे समाज में कोई बच्चा पैदा होता है तो जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो क्या बातें कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं कि जो बच्चा है वो मम्मा की तरह लग रहा है कि पापा की तरह लग रहा है। तो डिसाइड कैसे करते हैं कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है अभी वो मम्मा की तरह लग रहा है कि पापा की तरह लग रहा है? इसके लिए बहुत सिंपल तरीका जो हम अपनाते हैं, हम चेक करते हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं, वो मम्मा की तरह हैं या पापा की तरह हैं। और जिसके साथ मैच कर जाते हैं हम बोल देते हैं कि ये मम्मा की तरह लग रहा है या पापा की तरह लग रहा है। तो वैसे ही आज हमें अर्थशास्त्र में क्या करना है, अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्धारित करना है ना। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि विज्ञान के जो फीचर्स हैं, जो विज्ञान के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको कंपेयर करेंगे हम अर्थशास्त्र के कैरेक्टरिस्टिक्स से। और फिर हम जो कला, जो आर्ट है, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे हम अर्थशास्त्र के साथ। जिसके साथ मैच कर जाएंगे हम बोल देंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ फीचर्स जो हैं वो उसकी मम्मा की तरह होते हैं बच्चे के, और कुछ फीचर्स जो हैं पापा की तरह होते हैं, तो मिश्रित भी होते हैं कई बार। तो देखते हैं अर्थशास्त्र भी ऐसे भी हो सकता है कि अर्थशास्त्र कला भी हो और विज्ञान भी हो। तो हमें क्या समझना पड़ेगा पहले कि विज्ञान क्या है और कला क्या है। तो विज्ञान, हम ज्ञान के उस क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं जहां पे कुछ तार्किकता होती है, जहां पे कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, या जहां पे हम कोई चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, जनरल स्टेटमेंट देते हैं। जैसे कि एक हमारे पास फॉर्मूला है कि साहब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, तो सबको मालूम है कि सर पानी ही बनता है। ये क्या है, विज्ञान है। और कला क्या है? अब कला को समझने के लिए ऐसे समझिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को चाय बनाना आता होगा। चलो मान लेता हूँ चाय बनाना नहीं आता, मालूम होगा। चलो नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं। मैगी बनाना सबको आता होगा, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। मुझे भी बनाना आता है। तो अब देखो, मुझे भी बनाना आता है, आपको भी बनाना आता है। ये हमारे पास क्या ज्ञान है कि हमें मैगी बनाना आता है। तो हम लोग ना बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मैगी बनाई और आपने मैगी बनाई, चलो जरा इसको टेस्ट करके देखो। तो जब आप इसको टेस्ट करोगे तो मैंने जो मैगी बनाई और आपने जो मैगी बनाई, उन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। उनके टेस्ट में जो है ना वो डिफरेंस होगा, एक जैसा नहीं आएगा कभी। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्तिगत उपयोग है, जो ज्ञान हमारे पास प्राप्त है, उस ज्ञान का उपयोग मैं भिन्न प्रकार से करूंगा, आप भिन्न प्रकार से करेंगे, हम एक जैसा नहीं करेंगे। तो जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हमने किया, उसको जो व्यवहारिक व्यक्तिगत उपयोग हमने डिफरेंट किया, उसके कारण दोनों के मैगी के स्वाद में डिफरेंस आ गया है। बात समझ में आई?
तो कला क्या है? कला होती है आपके सैद्धांतिक ज्ञान का व्यक्तिगत उपयोग जब आप कर रहे होते हैं, वो कला होती है ना। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलना बहुत सारे क्रिकेटर को आता है, सबको सिद्धांत मालूम है कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन जब देखोगे उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट हो जाती है। सचिन तेंदुलकर या MS धोनी की बात कर लो, दोनों के जो खेलने का तरीका है वो बदल जाता है, जबकि दोनों को क्रिकेट खेलना आता है, सिद्धांत दोनों को मालूम है। इसको क्या बोलते हैं हम? कला। जब व्यवहारिक उपयोग के कारण चीजों में परिवर्तन आ जाए तो वो कला होती है। लेकिन विज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता, विज्ञान जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र क्या जैसा है वैसा ही रहेगा? अर्थशास्त्र जो है जैसा बोल दिया, जो सिद्धांत बता दिया, क्या वैसे ही रहेगा कि थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है? या कोई व्यक्ति अपनी इनकम को भिन्न प्रकार उपयोग करेगा, दूसरा व्यक्ति उसको भिन्न प्रकार उपयोग करेगा। तो यहां तो कला भी हो रही है, लेकिन ज्ञान भी तो है, कुछ सिद्धांत भी तो है। बोल दिया वैसे ही काम करेंगे। क्या सिद्धांत बोल दिया कि सर अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की जो डिमांड है सर वो हमेशा गिरेगी। एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमांड है, बना दिया, ऐसे ही काम करेगा ये। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? खिचड़ी पकड़ी होगी, मुझे मालूम है। तो इस खिचड़ी को कैसे दूर करना है, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ज्ञान का अर्थ जो मैंने अभी आपको बताया, देखते हैं क्या है। विज्ञान का आशय किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से है, जो कि निरीक्षण एवं अनुभवों के आधार पर प्राप्त करने योग्य हो। विज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब विज्ञान की भी दो शाखाएं बना दी हमने, एक होता है वास्तविक विज्ञान और दूसरा होता है आदर्श विज्ञान। लेकिन पहले बात यह समझनी है, यहां पे लिखा कि अनुभवों के आधार पर प्राप्त करने योग्य है। अब मुझे एक वो महान जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे मुझे। मैं स्टोरी बताता हूँ। एक महान वैज्ञानिक थे, वो किसी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहां से उनको ना एप्पल नीचे गिरते हुए दिखा। उन्होंने ये अनुभव किया कि ये एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है जी। तो उनको लगा कि चलो इसको मैं देखता हूँ कि क्यों नीचे गिर रहा है। उन्होंने वहीं पे उसको दोबारा उछाला, वो फिर से नीचे गिरा। थोड़ा सा आगे चल के गए, वहां पे जाके उछाला, वो फिर से नीचे आया। सोचा होगा कि आसपास इस एरिया में कुछ चीज ऐसी है, कुछ इस जगह पे ऐसा है कि जो नीचे आ रहा है। तो दूसरी जगह पे जाकर उन्होंने निरीक्षण किया, वहां भी वही सेम रिजल्ट आया। उन्होंने अपना शहर बदल के देखा, उन्होंने अलग अलग जगह पे बदल के देखा, लेकिन नतीजा एक जैसा आया। जितनी बार भी उछाला वो नीचे गया। तो उन्होंने क्या बना दिया? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना दिया। ये क्या बन गया? विज्ञान। विज्ञान ऐसे ही बनता है, उसको आप ऑब्जर्व करते हो, पहले अनुभव करते हो, फिर निरीक्षण करते हो। निरीक्षण के उपरांत यदि रिजल्ट जो है, परिणाम जो है एक जैसे आते हैं तो हम उसको क्या बना देते हैं? एक सिद्धांत बनाते हैं, एक सामान्य सिद्धांत बन के तैयार हो जाता है हमारा। इस तरह से विज्ञान बनता है या विज्ञान के बारे में कहा जाता है, जो किसी तर्क पे भी आधारित होता है। कला के बारे में मैंने बता दिया, जो कि व्यक्तिगत उपयोग के ऊपर निर्भर करती है कि कैसे आपके पास जो ज्ञान है उसका उपयोग कर रहे हैं, वो कला होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि विज्ञान को भी दो तरीकों में बांटा है, एक वास्तविक विज्ञान होता है, दूसरा आदर्श विज्ञान होता है। अब वास्तविक विज्ञान से आशय हमारा उस विज्ञान से है जो हमें तथ्य बताता है, जो हमें बताता है कि क्या चीज है, और दूसरी होती है आदर्शात्मक विज्ञान, मतलब जो हमें बताता है क्या होना चाहिए। आदर्श बताता है क्या होना चाहिए, और वास्तविक क्या बताता है? वो वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है कि एक्चुअली में क्या है। बात समझ में आई? चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और क्या है आपके लिए। अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब भाई देखो, कुछ अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। उनका कहना है कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। बात सही है, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या कर रहा है? मानवीय व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, इसलिए हमने इसको सामाजिक विज्ञान बोला है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। जबकि विज्ञान में परिवर्तन संभव नहीं है, जो बोल दिया, जैसा बोल दिया वही है। आप दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला लो, कभी भी क्या बनेगा? बोला पानी ही मिलेगा आपको, कुछ और नहीं मिलेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो अर्थशास्त्री हैं क्या बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। यह मुद्रा का मापदंड भी अनिश्चित है ना, प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं। आर्थिक नियम दैट इज इकोनॉमिक लॉस विज्ञान के नियमों की भांति यथार्थ नहीं है। यथार्थ मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अर्थशास्त्र जो है ना,
वो प्योर साइंस नहीं है। क्या है ये? एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, या सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस हम इसको बोलते हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह प्योर साइंस नहीं है। हाँ साइंस है, लेकिन कौन सा साइंस है? सोशल साइंस है, क्योंकि ये समाज के बारे में अध्ययन करता है, इसलिए हम इसको सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। बात ठीक है जी। चलिए जी, अब कुछ अर्थशास्त्री हैं जो यह भी बोल रहे थे कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है। देखते हैं ये क्यों बोल रहे हैं। अनेक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। विज्ञान होने के पक्ष में उनके तर्क निम्न प्रकार है। विज्ञान का आशय किसी विषय के उस क्रमबद्ध ज्ञान से है जो कारण व परिणाम की विवेचना करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करता है, उसकी विवेचना करता है। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं कि सर हाँ, कारण एवं परिणाम की विवेचना करते हैं। जैसे कि कारण हमने बोला कि सर जो प्राइस है वो बढ़ रही है, ये कारण है। तो परिणाम क्या है कि सर डिमांड कम हो रही है। इसलिए क्या बोल रहे थे कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है, क्योंकि ये विज्ञान के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रहा है। चलिए जी, अब देखते हैं कंबाइंड स्टडी। ये सबसे अच्छी चीज़ है क्या कि ना अर्थशास्त्र विज्ञान है ना कला, ये दोनों है। अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। ये बात मुझे ठीक लगती है। देखते हैं, अर्थशास्त्र एक वास्तविक और आदर्श विज्ञान होने के साथ ही साथ कला भी है। अच्छा, कला क्यों है आप समझिए। मैं आपको ना पैसे देता हूं, मैं आप में से 10 लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूं, 10 लोगों को पैसे दे रहा हूं, और ये 10 के 10 लोग ना पैसे को विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब वो अपने पास जो ज्ञान उपलब्ध है उसका उपयोग करके अलग अलग प्रकार से उपयोग करेंगे। इसलिए तो ये क्या बन जाता है, ये कला बन जाता है। लेकिन जो ज्ञान बन के तैयार हुआ वो विज्ञान है। ठीक है, जो सिद्धांत बन के तैयार हुए वो विज्ञान है। लेकिन जब उसका व्यावहारिक उपयोग कर रहे हो, क्योंकि समाज जिसके हम बात कर रहे हैं, मानव इंसान की बात कर रहे हैं, इसका स्वभाव जो है वो परिवर्तनीय है, ये हमेशा बदलता रहता है। लेकिन विज्ञान के सिद्धांत हमेशा बदलते नहीं हैं। तो बात समझ में आ रही होगी। फिर कला एक पुल के समान है जिसके माध्यम में वास्तविक और आदर्श विज्ञान दोनों मिलते हैं। अब वास्तविक और आदर्श विज्ञान पहले समझ लो। उदाहरण के लिए वास्तविक विज्ञान का मतलब यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है, तो बताया हमें कि ये 2,50,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। ये हमें किसने बताया? वास्तविक विज्ञान या वास्तविक अर्थशास्त्र ने बताया। जबकि आदर्श अर्थशास्त्र क्या बोलती है? भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए? तो उन्होंने बोला 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हमारी आय होना चाहिए। ये क्या है? ये है आदर्श अर्थशास्त्र। अब ये गैप कैसे फिल करेंगे? तो बोला ये गैप फिल करने की, जो गैप फिल करेंगे जिस माध्यम से, वही तो क्या है? कला है। प्रोफेसर चैपमैन के शब्दों में अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक विषयों के वास्तविक रूप का अध्ययन करता है, तो आदर्श विज्ञान के रूप में यह बताता है कि आर्थिक विषय किस प्रकार के होने चाहिए, और कला के रूप में यह उपायों की खोज करता है जिनके द्वारा आवश्यक लक्ष्यों पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें विज्ञान ने बता दिया कि क्या होता भैया और क्या होना चाहिए, ये भी बता दिया। अब जब इसकी पूर्ति करने की बात होगी, वो हमें कला सिखाएगी कि किस प्रकार हमें अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? आदर्श अर्थशास्त्र में वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों का पहले डिफरेंस देखेंगे, मतलब मीनिंग देखेंगे, फिर हम इन दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे। तो वास्तविक विज्ञान से आशय उस विज्ञान से है जो अच्छाई बुराई के बारे में मार्गदर्शन देता है और निश्चित आदर्श और लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा क्या करना चाहिए यह बताता है। अर्थशास्त्रियों में इस विषय में भी मतभेद है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्रियों में मतभेद है, लेकिन कंक्लूजन ये कि जो अर्थशास्त्र है वो आदर्श विज्ञान भी है और
क्या आदर्श विज्ञान भी है और दूसरा वास्तविक विज्ञान भी है, क्योंकि वास्तविक में वो हमें बताता है, परिस्थिति से परिचित कराता है, और आदर्श में हमें बताता है कि क्या होना चाहिए, है ना। तो आदर्श में जैसे कि अभी आप लोगों के परीक्षा परिणाम आए हुए हैं, है ना, तो वो हमें बता रहा है कि आपने 80 स्कोर किया, 85 स्कोर किया, 90 स्कोर किया, 95 स्कोर किया, लेकिन अभी घर वाले क्या बोल रहे हैं, थोड़े से और होने चाहिए थे। जिसने 80 किया उसके घर वाले बोल रहे हैं 85 होने चाहिए था बच्चे। जिसने 90 किया उसके घर वाले बोल रहे हैं 95 होना चाहिए था। जिसने 95 किया उसको बोल रहे हैं कि 100 होना चाहिए था, तुम कर सकते थे। तो जो हमारे वास्तविक हैं अभी वो वास्तविक विज्ञान है, और जो होने चाहिए थे, जो बता रहे हैं हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स हमें बता रहे हैं, वो क्या है, वो आदर्श स्थिति बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था। अर्थशास्त्र में भी ऐसे पहलू होते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। चलिए जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्या है, आदर्श विज्ञान से आशय उस विज्ञान से है जो, ये हो गया अच्छाई बुराई वाला हो गया है। नेक्स्ट आना है मुझे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ डिफरेंस टेबल, ये डाल के रखा था मैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का डिफरेंस टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं ना, तो उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, दोनों में डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाता है। तो देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले हमारे पास है वास्तविक अर्थशास्त्र और दूसरी है आदर्श। तो आशय पढ़ते हैं हम, आशय में क्या लिखा हुआ है, इसका संबंध क्या है, ठीक है, मतलब वास्तविक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, अथवा आर्थिक समस्याएं कैसे हल की जा सकती हैं से होता है। इसका संबंध क्या होना चाहिए अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान किस ढंग से होना चाहिए से होता है। सत्यापन, अब वास्तविक समंकों में इसका सत्यापन किया सकता है, मतलब कि आप जो वास्तविक अर्थशास्त्र है उसका सत्यापन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,50,000 है। अब इस डेटा को आप चेक कर सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। अब दूसरा डेटा मैंने बोला भारत की राष्ट्रीय आय भारत की प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपए होना चाहिए, इसको वेरीफाई कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि मैं एक आदर्श स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। तो वास्तविक समंकों से इसका सत्यापन असंभव है, वो हम कर ही नहीं सकते कि क्या होना चाहिए, उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे हम, ध्येय मतलब उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसका? ध्येय आर्थिक क्रिया का वास्तविक वर्णन करना, इसका ध्येय आदर्शों का वर्णन करना होता है। सुझात्मक, तो भैया यह सदैव तथ्यों पर आधारित होती है, इसलिए सुझाव नहीं देगी। यह व्यक्तिगत मत पर आधारित होती है, अर्थात सुझावात्मक होती है, जहां पे सुझाव दिए जाते हैं। मूल निर्णय, यह मूल निर्णय का फैसला नहीं करता, यह उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होता है, जबकि यह मूल निर्णय संबंधी फैसला करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें और क्या डिफरेंस है वास्तविक और आदर्श अर्थशास्त्र में। छठवां हमारे पास क्या है, उदाहरण। भारत की अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर निरंतर बढ़ रहा है ना, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तथ्य है ये। भारत में आय की असमानता व्यापक है। अब ये आय की असमानता क्या होती है भैया, ये समझना पड़ेगा आपको। आय की असमानता से आशय ये होता है कि भारत की मान लेते हैं हम आबादी 100 है, ठीक है, और भारत ने साल भर में राष्ट्रीय आय जो है वो भी 100 है, ठीक है। अब ये 100 रुपये क्या होना चाहिए, 100 लोगों में बंटना चाहिए। तो कैसे बढ़ना चाहिए, 100 से 100 डिवाइड किया तो हर व्यक्ति को 1 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। भारत में कैसा होता है, ये 100 रुपये हैं जो बटेंगे 90 रुपये 10 लोगों में और 10 रुपये 90 लोगों में, इसको हम बोलते हैं आय की असमानता। तो ये भारत में व्याप्त है, ठीक है। अब इधर देखते हैं आदर्श स्थिति क्या बोल रहे हैं, भारत को बढ़ती हुई कीमतों को स्तर को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, मतलब महंगाई को नियंत्रित करने की बात की जा रही है कि भैया महंगाई को नियंत्रित कीजिए। दूसरा क्या बोल रहे हैं, आय की असमानता दूर करने के प्रयास होने चाहिए, मतलब सभी लोगों में पैसा जो है वो बराबर बटे। ये कौन बता रहा है हमें, आदर्श अर्थशास्त्र बता रहा है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति में हमने जाना कि अर्थशास्त्र कला भी है, विज्ञान भी है, और जब हमने विज्ञान की बात की तो विज्ञान में देखा कि वास्तविक विज्ञान है कि आदर्श विज्ञान है। तो हमने देखा अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है और वास्तविक विज्ञान भी है। आज हमने ये कंक्लूड किया, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा था। आप जैसा कि जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में आपको निःशुल्क कंटेंट देता है, जिसकी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है। क्या क्या उपलब्ध करवाते हैं हम, एक नज़र डाल लेते हैं। CBSE के कक्षा 6 से लगा के कक्षा 12वीं तक विषयवार आपको सभी विषय पे निःशुल्क वीडियो मिल जाएंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम में भी हैं और हिंदी मीडियम में भी हैं। और हिंदी मीडियम में जो स्पेसिफिकली हम स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड। ठीक है, फिर दूसरी बात आते हैं हम NTC NTSE के वीडियोस मिलेंगे आपको, ओलंपियाड के लिए मिल जाएंगे, CUT के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश के बारे में वीडियोस मिल जाएंगे। और ये कंटेंट सभी पूर्ण तरह से आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होता है। इसलिए जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सो मच।